नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। हमारे देश भारत में उम्मीदों के एक नए सूरज का उदय हो चुका है। विकसित भारत रूपी उम्मीदों के इस सूरज की जो किरणें हैं वो पूरे विश्व में फैल रही है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत जल्दी ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2047 में हम भारत की आज़ादी का 100वां साल मनाने जा रहे हैं। इसीलिए विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विकसित भारत @2047 का आगाज जो किया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ संदेश दिया है कि यही समय है, सही समय है, अनमोल समय है आगे बढ़ने का। इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत @2047 क्या है, भारत 2047 तक कैसे विकसित भारत बनेगा और क्या कुछ भारत के सामने चुनौतियां रहेगी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं प्रोफेसर अल्पना कटीजा। आप राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं और बड़े गौरव की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनने का आपको सौभाग्य भी मिला है। मैडम, सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो विकसित भारत 2047 की चर्चा हम कर रहे हैं, तो विकसित भारत क्या है? देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो उसको वैसे मापने के लिए सरल तरीके तो आय के रूप में किए गए हैं, लेकिन उन नीरस आंकड़ों में बेंचमार्क्स की बात करने की बजाय अगर हम ये देखें, किसी भी व्यक्ति के लिए भी अगर हम बात करें उसने अच्छा विकास किया है, तो हम सामान्यतः ये देखते हैं कि वो उसका खान पान कैसा है, रहन सहन का स्तर कैसा है, कपड़े कैसे हैं, उसके पास में किस तरीके की सुविधाएँ हैं। तो यही चीज़ लागू होती है एक देश के लिए भी। कोई व्यक्ति किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों का अगर रहन सहन का स्तर अच्छा है, उनके पास में गैजेट्स हैं, उनके पास में रहने के लिए मकान अच्छे हैं, साफ सफाई से वे रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, यानी वो देश विकसित है। तो विकास हर देश, चाहे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में हो, चाहे किसी भी तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हो, विकास सभी मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। और हम वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आज एक उस एज में रह रहे हैं कि हम तेज़ी से विकास करते हुए विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। जी, विकसित किसी भी राष्ट्र के विकसित होने की जब बात करी जाती है, तो आपको क्या लगता है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां हैं? वैसे तो चुनौतियों से भी पहले अगर हम संभावनाओं की बात करें तो हमारे पास में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। शायद इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम विकसित बनने वाले हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां भी उसमें हैं। चलिए मैं चुनौतियों की बात पहले करूं अगर, तो हमारा देश अभी सबसे युवा देश है, लेकिन जब तक 2047 तक जब हम पहुंचेंगे तो हमारी पॉपुलेशन भी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जाने लगेगी। तो एजिंग पॉपुलेशन अगर होगी तो हम उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आज हमारे सामने संभावना यही है कि हम सबसे युवा देश हैं। हमारी जो युवा पॉपुलेशन है वो क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन होती है तो वो प्रोडक्टिव होती है, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकती है जीडीपी में। इसलिए ये जब तक हम देख रहे हैं कि सबसे युवा देश हम हैं, तो तेजी से हम विकास कर पाएंगे। जापान जैसे देशों में एजिंग पॉपुलेशन के कारण ही ये समस्या ज़्यादा है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो आप क्या देखते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए? देखिए, हम 2022 के बाद में यूके और फ्रांस को ओवरटेक करते हुए हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बहुत जल्दी लगभग 2030, आज से आप समझ लीजिए 7 साल बाद में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। तो
इसमें संभावनाएं इसलिए हैं कि एक तो डिफरेंस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जापान और जर्मनी की जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा नहीं है और वो बहुत छोटे देश हैं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो हम डेफिनेटली उनको ओवरटेक जल्दी ही करके हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और 2047 तक का टारगेट जो लिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है। जी, आपने युवाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का आगाज किया था, तब युवाओं को समर्पित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। उस कार्यक्रम में भी उन्होंने भी जिक्र किया कि जो भारत के पास में 40 करोड़ से ज़्यादा युवा है, जो विश्व में किसी भी देश के पास में नहीं है, तो ये जो युवा शक्ति है उसी के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। जी देखिए, जॉन एफ कैनेडी ने उस समय अपने अमेरिका के जो युवा थे उनको मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ कही थी कि वहाँ देश के लिए उन्हें सोचना चाहिए। उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि युवाओं को ये बताना चाहिए कि वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 11 दिसंबर को पूरे देश के युवाओं का आह्वान किया था, से आह्वान किया और सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय और जितनी भी संस्थाएं थी, उन्होंने ये कहा था कि यही समय है, सही समय है और युवाओं को इस यज्ञ में आहुति देनी है और वे सभी तैयार हैं। उसका कारण ये है कि युवा इसमें कंट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन लाभार्थी भी वही होने वाले हैं। जो आज युवा है, जो आज किसी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, वो आने वाले 25 साल बाद में किस स्टेज पे होगा, वो और उसका परिवार ही इसका सबसे अधिक लाभ लेने वाला होगा। उन्होंने जिक्र किया था कि युवा शक्ति जो ये परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की वाहक भी है और लाभार्थी भी वही है। जी हाँ, यही चीज उन्होंने कही थी कि वही उसके लाभार्थी होंगे, वे और उनके परिवार लाभार्थी होंगे। तो मतलब आज जिस तरीके से हम काम करेंगे, भविष्य उसी से संवरेगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर के चलें। देश को विकास की ओर अगर लेके जाना है तो यही युवा अगर प्रोडक्टिव होंगे, स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, एफिशिएंट होंगे, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार होते हुए देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, युवाओं को संबोधित करते हुए उस वक्त कहा था कि बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, तुम हो अजर अरूप सनातन। जो अपना ध्येय है उसको मत भूलिए, ध्येय के साथ में आगे बढ़ते रहिए। युवाओं की बात हो रही है तो युवाओं की सबसे बड़ी एक समस्या चल रही है कि उनको जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोशिश नहीं की जा रही है, वो स्किल्ड नहीं है। देखिए, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसको बहुत परिवर्तित किया गया है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 है, 2020 जो है, उसके अंदर उसको अब लागू भी कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों में बहुत तेजी से उसको लागू किया गया है। तो उसमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है और अब इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरेक्शन की बात की गई है। इंडस्ट्री की क्या नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करने की बात है। इंटर्नशिप उसमें ज़रूर सभी को करनी है। तो स्किल डेवलपमेंट की बात, और उसके अलावा कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कौशल संवर्धन की बात करती हैं। तो कौशल की ज़रूरत है, इसी को समझते हुए ही ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें हम देखेंगे कि जो युवा बाहर निकलेगा वो सिर्फ डिग्री लेकर के नहीं निकलेगा, बल्कि उसके पास कौशल भी होगा और वो रोजगार के लिए तैयार होगा। और इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर पहले बहुत इस बात की शिकायत करते रहे कि हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से निकलने वाला बच्चा भी एम्प्लॉयबल नहीं है। मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम एड्रेस होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ ही दिनों पहले पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है। उसमें भी यही है, जो कारीगर हैं, जो किसी भी कला में महारत हासिल है, उनको उनकी कला को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी चलाई जा रही है। जी हाँ, ये कई इस तरीके की चीज़ें अभी हाल ही में देखने को मिली हैं, जिससे कि हमारे युवा जो हैं, हम बात करते हैं युवा देश है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं, तो उससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा।
लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तो तभी मिल सकता है ना कि जब वे रोजगार पाएं। अगर वे रोजगार नहीं पाएंगे तो ये डिविडेंड होने की जगह हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसी चीज को समझते हुए कि जितने भी युवा हैं आने वाले समय में वे प्रोडक्टिव हो जाएं, इसीलिए ये सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी धरातल पर उसका परिणाम नजर आएगा। अभी हाल ही में देश में सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये भी चला, ये सिर्फ देश की समस्या नहीं पूरे विश्व की समस्या है कि युवाओं में स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। इसलिए पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन्होंने मिलकर एक ब्रिज बनाने का सोचा है जिसमें स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स का ट्रांसफर, आदान प्रदान हो सके। जी हाँ, क्योंकि विश्व जो ग्लोबलाइजेशन के बाद में एक बहुत ही छोटा हो गया है और ये आदान प्रदान बहुत तरीके के, अब सिर्फ व्यापार नहीं होता है, टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को बहुत आसान बना दिया है। तो अब ये कोलैबोरेशन, ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसान भी हो गई हैं, ज़रूरी भी हो गई हैं। तभी युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को दूसरे देशों में होने वाले जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनका फ़ायदा मिल सकता है और वो वहाँ पर भी एम्प्लॉयबल हो सकते हैं और उसी तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश में आएगी तो उसके कई और भी फ़ायदे प्राप्त होंगे। आप शिक्षाविद भी हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और किए जाने चाहिए जिससे हम विकसित भारत की ओर एक कदम और आगे बढ़ सके? जैसा कि मैंने कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर लेना है तो युवाओं को शिक्षित होने के साथ ही साथ में कौशल होना चाहिए जी। तो हमारे यहाँ पे जो लैब्स होती हैं जिनमें कि विद्यार्थी जो हैं वो कई तरीके के प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो लैब्स में उनका काम करना, फील्ड में उनका काम करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उनको क्लासरूम की चार दीवारी से लैब के साथ ही साथ में जो एक्चुअल लैब है, जो समाज है, उसके अंदर वो काम करें और ऐसी रिसर्च करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, रेलेवेंट हो, तभी वो शिक्षा वास्तव में शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाए। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो गैप है उसको ब्रिज करना, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर जोर दिया जाए। जी। केंद्र सरकार भी योजनाएं काफी चला रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंचे उसके लिए क्या कुछ नागरिकों के क्या कुछ कर्तव्य है, नागरिकों को किस तरीके से सजग होना चाहिए? वैसे तो आजकल जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी इन सब की सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल लाभार्थी है उसको उसके बारे में पता होना, अवेयर होना और उसका लाभ ले पाना, उसके लिए शिक्षा तो आवश्यक है ही, लेकिन जो विजिबिलिटी है इन प्रोग्राम्स की, विजिबिलिटी बढ़ना और जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उससे स्प्रेड होना, एक लाभार्थी दूसरे को बताएं और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उनको बताएं, इन सब का फ़ायदा उस लाभार्थी तक पहुंचाने में आसानी होगी। जी, भारत लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। चंद्रमा पर हम कदम रख चुके हैं और कई तरीके की अंतरिक्ष में हम भारत की शक्ति की पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है। हमारी जो परमाणु शक्ति है उसमें भी अच्छे से कार्य हो रहा है। तो आपको क्या लगता है और कौन कौन से देश के और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमें कार्य करना और बाकी है? निश्चित रूप से अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर हमने जो क्वांटम जंप लिया उससे तो पूरी दुनिया चकित है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वास्तव में हमें काम करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं होने के कई सारे और जो दुष्परिणाम हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, हमारी इंडस्ट्री को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट बढ़े और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आए, जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। भारत का जो आयात है वो ज़्यादा है, निर्यात कम है। एफडीआई भी जितनी आनी चाहिए उतना एफडीआई का निवेश नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इन क्षेत्रों में क्या कुछ और परिवर्तन किए जाए जिससे हमारा निर्यात बढ़ सके? जब हम आयात और निर्यात की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमारा चाइना है
और चाइना जो है वो बहुत ही रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसका वजह ये है कि उनके यहाँ लेबर बहुत चीप है और कुछ फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग में और भी उनको मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हमें उनसे कॉम्पीट करके और जो कोरोना टाइम पे जो सेंटिमेंट्स बने उसका फ़ायदा लेने की ज़रूरत है और एफडीआई को हमारे यहाँ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे हमने की, साथ ही साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा जो एक वर्क कल्चर है वो लोगों तक पहुंचना कि अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा है, तो यहाँ पर लोग आएँ, यहाँ पर काम करें, यहाँ से लोग जाएं नहीं, हमारा टैलेंट बाहर नहीं जाए बल्कि हमारा टैलेंट यहीं हम रिटेन करें और बल्कि बाहर से हम इन्वेस्टमेंट लाएं और यहीं पर एम्प्लॉयमेंट हो। अगर इंडस्ट्री यहाँ पर रहेगी, एफडीआई आएगी और इंडस्ट्री यहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को कितना कुछ प्रोत्साहन और मिलना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत ने वोकल फॉर लोकल और जो हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं छोटे जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है उसको बहुत बूस्ट किया। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में। लेकिन बहुत बड़ा गैप अभी भी अमेरिका और चाइना की जीडीपी का इंडिया की जीडीपी से बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को कम करने के लिए जीडीपी को बहुत तेज गति से बढ़ाना होगा। वो ग्रोथ रेट अगर हम जिस गति से बढ़ रहे हैं उससे रहा तो बहुत ही एक लंबा समय लग जाएगा। तो इन्हीं स्कीम्स में भी बहुत तेज गति से प्रसारित करना, लोगों को उसके बारे में बताना, लोग उसका फ़ायदा लें ताकि देश को उसका फ़ायदा पहुँचे, इसकी आवश्यकता है। एक समय था जब आम आदमी की पहुंच से बैंक जो है वो काफ़ी दूर था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, वित्तीय समावेशन हुआ, आम नागरिक की पहुंच तक बैंक पहुंचा और काफ़ी कुछ जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनधन जो योजना है उससे डेफिनेटली बैंक खाते बने और जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर होता है उसमें पारदर्शिता आई। करोड़ों रुपए भी इसमें जमा हुए। जी, करोड़ों रुपए जमा हुए, उसका भी देश में जो है उत्पादन में उसका सहयोग रहा। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का जो होने के कारण जो करप्शन था वो भी खत्म हुआ उसमें, वो तो हुआ ही है। लेकिन अब तो बैंक्स होने के बावजूद बैंक्स नहीं होना, यानी बैंकिंग विदाउट बैंकिंग की भी बात करने लगे हम। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसी हो गई और गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो हम उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ कर के अब हम ये सोच सकते हैं कि सिर्फ मोबाइल पर वे लोग सारा ऑपरेट कर लें, बैंक का पूरा फ़ायदा ले लें। तो अब तो हमें उस तरफ भी जाना है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि किसान हो या जो गांव के अंदर रहने वाले ग्रामीण हैं, वे सब भी ऐप्स के जरिए मोबाइल पे इन सब का फ़ायदा ले रहे हैं। जी, और मोबाइल क्रांति एक तरीके से देश में, पहले 3G थी, फिर 4G थी, अब 5G के युग में हम जी रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्राओं का भी आयोजन किया जा रहा है जिससे अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है उसको भी लाभ पहुंचाया जाए। उसको लेकर क्या सोचें? विकास का फायदा तो तभी होगा जब पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे और ये आवाज उस तक पहुंचाने के लिए, उसे अवेयर करने के लिए, उसको उसकी अहमियत के बारे में बताने के लिए ये संकल्प यात्रा जो शुरू की गई है, ये वास्तव में एक सराहनीय कदम है। क्योंकि उस व्यक्ति को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि वो भी इतना महत्वपूर्ण है और उसके बारे में भी सरकार सोच रही है, तब तक विकास का कोई अर्थ उसके लिए रहता ही नहीं है। क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि ये वास्तव में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वास्तव में सराहनीय है। जी, वंचित कुछ लोग वंचित रह गए हैं तो उसको भी इस यात्रा के माध्यम से लाभ मिल रहा है। ये तो खैर बात हुई। नागरिक का नागरिक होने के नाते क्या कुछ कर्तव्य मानते हैं आप विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में? नागरिक का नागरिक होने का कर्तव्य वही है कि वो देश के बारे में, नेशन फर्स्ट, वो उसी के बारे में सोचे कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। डेफिनेटली उसके लिए सरकार, देश, जो भी योजनाएं हैं वो सब उसके लिए। लेकिन जिस युग में हमने जन्म लिया, जिस युग में हम जी रहे हैं, उसमें उसको फ़ायदा लेना है तो उसे भी डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करना है।
और डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसको प्रोडक्टिव बनना है, तो वो स्वस्थ रहे और वो शिक्षित बने। स्वस्थ रहने के लिए उसको बहुत सारी जो गवर्नमेंट की भी कई ऐसी स्कीम्स हैं वो तो है ही है, लेकिन कई तरीके की जो लाइफस्टाइल है वो उसको खुद को भी इस तरीके से अडॉप्ट करनी है कि वो देश के लिए जिए। देश के लिए जीने का काम सिर्फ सैनिकों का नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की चिंता करे और देश के विकास में अपना योगदान दे। आपने किसानों का जिक्र किया। एक समय था जब हम गेहूं का भी आयात करवाते थे काफ़ी सालों पहले, लेकिन आज हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। ये सब कुछ तभी संभव हो रहा है जब हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, सरकार ने बहुत कुछ किया, सरकार ने बहुत सी योजनाएं उनके लिए चलाई। तो आप क्या समझते हैं कि जो भूमिपुत्र है किसानों को और क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं या क्या कुछ उनके लिए योजनाएं लाई जाए ताकि हमारे देश का जो 70% जो हमारी आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है? हमारी देश की इतनी बड़ी आबादी उस पर निर्भर जरूर करती है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है जी। यानी कि वो जो जितने व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि वास्तव में मतलब ये डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो वास्तव में उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो वो तभी पॉसिबल है जब एग्रीकल्चर में भी मैकेनाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, वेयर हाउसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन में वो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, मार्केट तक जो पहुँचे उसकी वैल्यू उनको एक्चुअल जो प्रोड्यूसर है उसको मिल पाए और क्वालिटी भी उनकी बरकरार रहे ताकि कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो। तो उसके लिए बहुत सारा यूज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सभी करने की जरूरत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं चला रही हैं, कृषक सम्मान निधि योजना चला रही हैं। बिजली नहीं है तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत बिजली पहुंचाई जा रही है, तो कोशिश तो पूरी करी जा रही है। जी जी। शिक्षा और चिकित्सा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी भी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। चिकित्सा के लिए भी आप क्या समझते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात की जाए तो उसमें भी चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। मैं तो कहूंगी कि शिक्षा और चिकित्सा तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में जिस तरीके से रक्त बहता रहता है उसी तरीके से ये दौड़ता रहता है और पूरे शरीर को जो ताकत मिलती है, पूरे शरीर को वर्केबल जो बना रहता है, वही रोल शिक्षा और चिकित्सा का भी है। तो शिक्षा और चिकित्सा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा और चिकित्सा के बिना कोई भी राष्ट्र विकास कर ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में कहा था कि आप युवा शक्ति से आह्वान किया था कि आप कुछ नए आइडिया में भी आई का मतलब मैं है, इंडिया में भी आई का मतलब मैं है, यानी कुछ भी परिवर्तन की शुरुआत होगी तो खुद से होगी, मेरे से होगी। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति को जो परिवर्तन बाहर चाहता है वो खुद से उसकी शुरुआत करे। और आप ये देखिए कि मोदी जी ने ये बात युवाओं से आह्वान किया कि आप खुद से शुरुआत करें और देश के विकास के लिए आइडिया दें। उन्होंने बल्कि इसमें पुरस्कारों की भी घोषणा की है, जो 10 बेहतरीन आइडियाज होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरीके से हर युवा का इस जो यज्ञ है उसमें उनकी भूमिका को वो निर्धारित भी कर रहे हैं, वो उन्हें आह्वान भी कर रहे हैं। तो हर युवा को देश के बारे में सोचना चाहिए, जो नए से नए आइडियाज लेकर के आने चाहिए, क्योंकि युवा नए युग के आइडियाज लेकर के आ सकते हैं। और एक तरीके से ये भी है कि उन्हें भी ये मौका मिल रहा है कि वो देश के विकास की गति को, दिशा को निर्धारित करें। जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से सुझाव भी मांगे हैं, जनता से भी सुझाव मांगे हैं, और ऐसा कुछ भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो खुद संबोधित भी करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया शेयर हो सके पूरे देश में। जी हाँ, उन्होंने 11 दिसंबर को भी सभी युवाओं को उन्होंने एक साथ एड्रेस किया था और ये सारे आइडियाज़ उन्होंने उनको बताए थे कि आपको ये सब करना है देश के लिए। और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने शिक्षकों पर डाली थी, क्योंकि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का हथियार है, वेपन। वैसे हथियार के बीच की कड़ी है। जी, कड़ी है वो। देश के विकास और युवाओं को जोड़ने का काम शिक्षक कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षकों को, विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थाओं को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वे युवाओं को इसमें जोड़ें, इसमें उन्हें इस विकास की जो धारा है उसमें जोड़ें। एक समय था जब देश में सड़कें नहीं थी, गांवों की कनेक्टिविटी, गांवों की शहरों के साथ कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आजकल पीएम गति शक्ति योजना, काफ़ी ऐसी योजनाएं चल रही है जिससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है।
जो कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो एक जगह पर होती है, लेकिन उसका कंजम्पशन देश के कई अलग अलग भागों में होता है, और जहां प्रोड्यूस हो रहा है उससे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है सड़कें होना, आधारभूत संरचना, ये सारी चीजें जरूरी है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट आ रही थी वो लगभग 16% थी, और जबकि विकसित देश जो हैं, अमेरिका जैसे देशों में बात करें तो ये सिर्फ 4 से 5% है। तो अभी गति शक्ति योजना की वजह से ये सिग्निफिकेंटली कम हुई है, बढ़ी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, और साथ ही साथ में उसको ट्रेस भी किया जा रहा है, ट्रैक किया जा सकता है। तो उसके और भी कई सारे फायदे हो रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो है वो ये है कि कॉस्ट बहुत कम हो रही है। तो कॉस्ट कम होने का फायदा डेफिनेटली कंज्यूमर को मिल रहा है, समय भी बहुत कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, क्वालिटी बरकरार रह रही है। हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मोदी जी का ही मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगी। यही समय है, सही समय है। हर युवा देश के लिए सोचे और नेशन फर्स्ट की भावना से काम करे, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे और तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, और हो सकता है कि हम चाइना को टक्कर दे करके हम उससे भी आगे निकल जाएं। अगर हर युवा वास्तव में ये ठान लेगा तो ये सपना बहुत जल्दी साकार हो सकता है। जी, हम सबको मिलकर 2047 तक देश को विकसित बनाना है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश है, यही समय है, सही समय है, अनमोल समय है आगे बढ़ने का। मैडम, आज इस प्रोग्राम में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।